नमस्कार। आप देख रहे हैं द लॉर्ड वाइस और मैं हूं आपके साथ चेतन। डालते हैं कानून से जुड़ी कुछ विशेष खबरों पर एक नजर। वक्त संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर देश भर में बहस तेज हो गई है। कई राजनीतिक दलों, सांसदों और धार्मिक संगठनों ने इस अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसकी सुनवाई 16 अप्रैल 2025 को हो रही है, यानी कि आज के दिन। याचिकाकर्ता कौन कौन है इसमें? अब तक 15 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें प्रमुख याचिकाकर्ता हैं असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम सांसद। इन्होंने तर्क दिया है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक संस्थानों को अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। दूसरा है अमानतुल्लाह खान, आम आदमी पार्टी के विधायक। इनका कहना है कि यह अधिनियम मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक स्वायत्तता को कम करता है। इसके बाद मनोज कुमार झा और फयाज अहमद, आरजेडी के सांसद। इन्होंने आरोप लगाया है कि यह अधिनियम वक्फ के प्रशासन को कमजोर करता है और मुस्लिम धार्मिक बंदोबस्त में सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ावा देता है। महुआ मोइत्रा, टीएमसी सांसद। इन्होंने भी इस अधिनियम को चुनौती दी है, हालांकि उनके तर्कों का विवरण उपलब्ध नहीं है। मोहम्मद जावेद, कांग्रेस सांसद। इन्होंने कहा है कि यह अधिनियम मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भेदभाव करता है, क्योंकि इनमें अन्य धार्मिक बंदोबस्तों के प्रशासन में मौजूद नहीं होने वाले प्रतिबंध लगाए गए हैं। दया सिंह, गुरुद्वारा सिंह सभा गुरुग्राम के अध्यक्ष। इन्होंने तर्क दिया है कि अधिनियम उनके धर्म निरपेक्ष मूल्यों और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन करता है। मोहम्मद हमदुल्ला सैयद, लक्षद्वीप के सांसद। इन्होंने विशेष रूप से अधिनियम की धारा 3E को चुनौती दी है, जो अनुसूचित क्षेत्रों में वक्फ संपत्तियों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाती है। डी राजा, सीपीआई महासचिव। इन्होंने भी इस अधिनियम को चुनौती दी है, हालांकि उनके तर्कों का विवरण उपलब्ध नहीं है। वाईएसआर, कांग्रेस पार्टी। इन्होंने आरोप लगाया है कि अधिनियम मुस्लिम धार्मिक बंदोबस्तों में बड़े पैमाने पर सरकारी हस्तक्षेप की सुविधा प्रदान करता है। विवादित प्रावधान क्या है? याचिकाओं में निम्नलिखित प्रावधान को चुनौती दी गई है। वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर एकत्रित वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास करना। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना। वक्फ बनाने के लिए 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के रूप में रहने की पूर्व शर्त। एएसआई संरक्षित स्मारकों पर बनाए गए वक्फ को अमान्य करना। अनुसूचित क्षेत्रों पर वक्फ बनाने पर प्रतिबंध। संविधान के किन अनुच्छेदों का उल्लंघन है? याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अधिनियम निम्नलिखित अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है, जैसे कि अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 25 धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक अधिकार, अनुच्छेद 300A संपत्ति का अधिकार। आगे क्या? इसमें आगे क्या होगा? अब सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन शामिल है, आज इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इन मामलों का निर्णय वक्फ प्रबंधन और धार्मिक स्वतंत्रता के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। अगली खबर का रुख करें तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। लापता व्यक्ति के अज्ञात के रूप में अंतिम संस्कार पर सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें आरोप है कि पुलिस ने एक लापता व्यक्ति का अज्ञात के रूप में अंतिम संस्कार कर दिया, जबकि उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले से दर्ज थी। याचिकाकर्ता एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी ने बताया कि उनके भतीजे की गुमशुदगी की रिपोर्ट 14 अक्टूबर 2024 को वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी। हालांकि 17 अक्टूबर को आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन ने बिना पहचान की पुष्टि किए उसका अंतिम संस्कार कर दिया। याचिका में आरोप है कि पुलिस ने मृतक की पहचान के लिए आधार कार्ड और बायोमेट्रिक विधियों का उपयोग नहीं किया, जिससे परिवार को धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार करने का अवसर नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह शामिल है, ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। लक्षद्वीप के सांसद ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। लक्षद्वीप से कांग्रेस सांसद मोहम्मद हमदुल्ला सैयद ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने विशेष रूप से इस अधिनियम की धारा
3E पर आपत्ति जताई है, जो संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाला है। आदिवासी क्षेत्रों में वक्फ संपत्तियों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाती है। सैयद का तर्क है कि यह प्रावधान अनुसूचित जनजातियों के मुस्लिम सदस्यों को अपनी धार्मिक और आदिवासी पहचान के बीच चयन करने के लिए मजबूर करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, 25 और 26 धार्मिक स्वतंत्रता और 300A संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में नगरपालिका के उर्दू साइन बोर्ड पर आपत्ति खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के अकोला जिला के पाटुगर नगर परिषद की नई इमारत पर उर्दू भाषा में साइन बोर्ड लगाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि उर्दू मराठी और हिंदी की तरह एक भारतीय भाषा है और इसका उपयोग स्थानीय निकायों में प्रभावी संचार के लिए किया जा सकता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण यानी कि राज्यसभा अधिनियम 2022 में उर्दू के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। न्यायालय ने कहा कि भाषा लोगों को जोड़ने का माध्यम है, न कि विभाजन का कारण। यह निर्णय बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखता है जिसमें पाटुगर नगर परिषद के साइन बोर्ड पर उर्दू के उपयोग को वैध ठहराता है। अगली खबर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट से भागे हुए जोड़े बिना वास्तविक खतरे के पुलिस सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो जोड़े अपनी मर्जी से शादी कर अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध भाग जाते हैं, वह तब तक पुलिस सुरक्षा का अधिकार नहीं रख सकते जब तक उनके जीवन या स्वतंत्रता को वास्तविक खतरा ना हो। जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की पीठ ने श्रेया केसवानी और उनके पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिकाकर्ताओं ने पुलिस सुरक्षा और निजी प्रतिवादियों को उनके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप से रोकने की मांग की थी। न्यायालय ने कहा कि ऐसे जोड़े को एक दूसरे का समर्थन करना और समाज का सामना करना सीखना चाहिए। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता के जीवन या स्वतंत्रता को कोई गंभीर खतरा नहीं है। अगली खबर है, दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड PPL जब तक वह स्वयं को कॉपीराइट सोसाइटी के रूप में पंजीकृत नहीं कराती या किसी पंजीकृत कॉपीराइट सोसाइटी की सदस्य नहीं बनती, तब तक वह अपने पास मौजूद साउंड रिकॉर्डिंग के लिए लाइसेंस जारी नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति C हरिशंकर और न्यायमूर्ति अजय दिग्पाल की पीठ ने कहा कि कॉपीराइट अधिनियम की धारा 18(1) के तहत अधिकार प्राप्त करने के बावजूद PPL को लाइसेंस जारी करने के लिए उपयुक्त पंजीकरण या सदस्यता आवश्यक है। ये फैसला कॉपीराइट कानून के तहत लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है, सुनिश्चित करता है कि केवल पंजीकृत संस्थाएं ही इस प्रकार के अधिकारों का उपयोग कर सकती हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अहम कानूनी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहे द लॉर्ड वॉइस।